साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष लेकर आते हैं कृषि संबंधित नई नई जानकारियाँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन का मुख्य आधार होता है अच्छी मिट्टी। हमारी मिट्टी स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें कई प्रकार की सावधानी बरतनी होती है, कुछ उपाय करने होते हैं ताकि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ खेती बना सके। तो साथियों, इसी से जुड़ा आज का हमारा विषय है मृदा स्वास्थ्य एवं टिकाऊ खेती विषय पर आधारित। और आज हमारे साथ हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SC गुप्ता जी। आप वैज्ञानिक हैं मृदा विज्ञान, RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर से। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कार्यक्रम में हमारे साथ होते हैं सफल कृषक, तो आज हमारे बीच हैं कपिल परमार जी, जो कि ग्राम हीरापुर जिला सीहोर से हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी। तो साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा पहला प्रश्न आपसे है, कृषि में मृदा स्वास्थ्य हमारी कृषि उत्पादकता के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, मृदा का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है जी। स्वस्थ मृदा से तात्पर्य ये होता है कि मृदा में किसी प्रकार का विकार नहीं हो जी। उसमें किसी प्रकार की जो है पॉल्यूशन नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो, और मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाएं ऐसी हों जिसमें कि पौधा जो है अच्छे से वृद्धि कर सके और मृदा में रहने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव हैं या जीव जंतु हैं वो सब जो है स्वच्छता से निवास कर सकें और अच्छे से पल बढ़ सकें। जी जी। और मृदा में किसी तरह का कटाव नहीं हो। ये सब चीज़ जब रहती है तो मृदा जो है, और जीवांश कार्बन मुख्य मुद्दा है, जीवांश कार्बन उसमें अगर रहेगा तो ये सारी चीज़ उसमें अच्छी रहेंगी। जी। तो स्वस्थ मृदा रखने के लिए इन सब चीज़ों का अनिवार्य है। दूसरा, आपने पूछा कि फसल उत्पादन के लिए, जी जी, देखिए मृदा अगर स्वस्थ रहेगी तो पौधे जब उस पर लगाए जाएंगे तो उनको मैकेनिकल सपोर्ट अच्छा मिलेगा, उनकी जड़ें अच्छी जाएंगी, इसी तरह उनकी वृद्धि अच्छी होगी, उसके अंदर सूक्ष्म जीव अच्छा काम करेंगे। तो जो पोषक तत्व हम उर्वरक से तो देते ही हैं, लेकिन मृदा के अंदर जो पोषक तत्व उपलब्ध हैं वो भी सूक्ष्म जीव जो है उनको पौधों को जिस स्वरूप में चाहिए उसमें उपलब्ध कराते हैं। तो मृदा का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम अच्छा फसल उत्पादन ले पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने मृदा स्वस्थ कैसी होती है इस बारे में हमें बताया। और वर्तमान में हम जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों के द्वारा कौन से ऐसे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं जिससे मृदा प्रदूषित होती जा रही है। तो इस बारे में आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, क्या है, सभी का उद्देश्य रहता है कि हम फसल का अधिक से अधिक उत्पादन लें, क्योंकि जनसंख्या जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इतने लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए निश्चित रूप से हम ऐसी तकनीक अपनाते हैं जिससे कि जो है अधिक से अधिक उत्पादन मिले। परंतु होता क्या है कि कभी कभी जो है हम अज्ञानवश जो है वो जो हमारी अनुशंसाएं हैं उसको छोड़कर हम दूसरे तरीके से आदानों का उपयोग करने लगते हैं। जैसे मैं उदाहरण की बताऊं आपको, रासायनिक उर्वरक, इनका हम असंतुलित उपयोग कर रहे हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग ये होता है कि जैसे नाइट्रोजन स्फुर पोटास है, इसका खाद्यान्न फसलों के लिए अनुपात जो है वो 4:2:1 में हमको, मतलब 4 किलो नाइट्रोजन उपयोग कर रहे हैं तो 2 किलो फास्फोरस, 1 किलो पोटास उपयोग करना चाहिए। परंतु यूरिया को किसान ज़्यादा उपयोग करते हैं, है ना, और फास्फोरस पोटास कम मात्रा में करते हैं। इसलिए जो आइडियल अनुपात है वो अनुपात जो है लगभग 11 kg नाइट्रोजन के ऊपर जो है हम 4.8 kg फास्फोरस और 1 kg पोटास ये उपयोग कर रहे हैं। इससे क्या होता है, वो पोषक तत्वों का असंतुलन हो रहा है, इससे मृदाएं खराब हो रही हैं। नंबर 2 बात है जो पेस्टिसाइड्स हैं, है ना, जो जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊँ, वीडीसाइड, खरपतवारनाशी जो है उसका किसान आजकल लेबर की प्रॉब्लम के कारण बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो अपनी फफूंदनाशी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, कीटनाशक दवाओं का उपयोग, अगर अनुशंसा की जाती कि एक दवा का उपयोग करें, जहाँ एक दवा से काम चलता है वहाँ 3-3, 4-4 दवाएं मिला के और उसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है अंधाधुंध अगर हम उपयोग कर रहे हैं रसायनों का, तो ये रसायन जो है मिट्टी में जब जाते हैं तो वहाँ जो वो जैविक तंत्र है वहाँ का, जो माइक्रोब्स रह रहे हैं, सूक्ष्म जीव रह रहे हैं,
है ना, उनको भी ये विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं, उनकी संख्या में कमी आती है। तो ये सब कारण है जिसके कारण मृदा प्रदूषित हो रही है ना, और जो हमको उत्पादन मिलना चाहिए फसल का अच्छे से अच्छा, वो हमको नहीं मिल पाता सब कुछ देने के बाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हमारे किसान भाई द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उनके द्वारा मृदा किस प्रकार से दूषित हो रही है। निश्चित ही इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे किसान भाई जागरूक होते हैं और वह आपकी बताई बातों का ध्यान रखकर उनकी मृदा के स्वास्थ्य पर ध्यान आकर्षित करेंगे। तो साथियों, हमारे साथ कार्यक्रम में सफल कृषक भी है, तो आइए आपका परिचय उनसे कराते हैं और जानेंगे कि वह किस प्रकार की खेती करते हैं। जी कपिल जी, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए। जी नमस्कार सर जी, मैं कपिल परमार, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर से हूँ। आप किस तरह की खेती करते हैं? मैं खरीफ सीजन में सोयाबीन की खेती करता हूँ और रबी सीजन में मैं गेहूँ, चना और अपना पशुपालन में बरसिंग वगैरह इनकी खेती करता हूँ। जैसे कपिल जी अभी सर ने बताया कि मृदा का स्वास्थ्य बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो क्या आप भी मिट्टी की जांच कराते हैं? आपके खेतों में किस तरीके से आप इसकी देखभाल करते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। जी सर, मेरा केवी के नज़दीक, हमारे सीहोर के करीब केवी के है, आरे के है, तो मुझे केवी के प्रमुख कनौजिया जी के मार्गदर्शन में जानकारी प्राप्त हुई थी। तो मैं हमारी खेतों की मिट्टियों की मिट्टी ले जाकर उसका पीएच चेक करवाने के लिए ले गया था। तो उसी के अनुसार मैं जो भी अनुशंसित की गई थी मृदा कार्ड के माध्यम से, उसका मैंने उपयोग किया। तो उससे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हम असीमित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैं पीएच कार्ड के माध्यम से उपयुक्त जो है उन्हीं उर्वरकों का उपयोग करता हूं सर। यानी असंतुलित मात्रा का उपयोग न कर आप एक संतुलित मात्रा का उपयोग करते हैं, जैसा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपको निर्देशित किया गया था। तो साथियों, आपने देखा हमारे जो सफल कृषक हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मृदा की जांच उनने कराई और हम खेती में मृदा में जिन पोषक तत्वों की कमी है सिर्फ उन्हीं को उनने डाला। तो आपको भी ये ध्यान रखना है और आपको मिट्टी की जांच करानी है। अगला प्रश्न हमारा डॉक्टर साहब से है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी खरीफ का सीज़न जा रहा है और रबी का सीज़न आने वाला है, तो इसमें फसल अवशेष का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए? कई किसान भाई हमारे खेतों में आग भी लगा देते हैं, तो जिससे मृदा के पोषक तत्व की हानि होती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों से? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। मृदा में जीवांश का होना बहुत ज़रूरी है जी। और आधुनिक खेती में ये हो रहा है कि कृषक बंधु जो है वो आजकल गांव में आप देखेंगे कि जो पहले गोबर का खाद बहुत मात्रा में बनता था, आजकल पशुओं पर भी जो है इतना किसान नहीं पाल रहा है, तो गोबर का खाद जो है वो कम बना रहे हैं। इस तरह कंपोस्ट खाद या दूसरे जो खाद हैं, और पहले हरी खाद का भी बहुत ज़्यादा किसान भाई खेती करके उसको मिलाते थे खेत में। तो जीवांश इससे क्या होता था कि बिल्डअप होता रहता था, ज़मीन में जाता रहता था। आज हम रसायनों पे ज़्यादा आधारित हो गए, तो लेकिन रसायन जो है वो ज़मीन में जीवांश पदार्थ नहीं पहुँचाता, तो जीवांश का पहुँचाना ज़मीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या है, जैसे बात आपने कहा, बहुत अच्छी बात है, खरीफ की फसल जैसे मान लीजिए कटती है, तो जो भी अभी जैसे सोयाबीन हमारे यहाँ प्रमुख रूप से होता है, तो सोयाबीन के स्टेबल्स जो है वो आसानी से, जो क्योंकि ये दलहनी फसल है, इसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, इस कारण अगर हम खेत में इसको मिला देते हैं तो ये आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम कोई खाद्यान्न फसल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम धान की खेती होती है या और कोई फसल लेते हैं, तो उनके ज़रा अवशेष जो है वो सीरियल्स के ज़रा मुश्किल से अपघटित होते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे आजकल उपाय आ गए हैं जिनका उपयोग करके हमको ये चाहिए कि हम खेत से अवशेष को बाहर ना ले जाएं, अवशेष को हम खेत में ही इनकॉर्पोरेट करके उसको विघटित करने की प्रक्रिया अपनाएं। तो एक तो होता है कि हम खेत में जो है जैसे रोटावेटर वगैरह चला के और फसल अवशेष जो हुए हैं उनको वहीं की, मतलब ये कृषि यंत्र है जिनसे आसानी से डिकम्पोज किया जा सकता है। जी, मिला सकते हैं। मिलाने के बाद हमारे पास कुछ माइक्रोबियल कंसोर्सिया हैं, जैसे IRI ने एक डिकम्पोजर बनाया है और नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने भी एक बेस्ट डिकम्पोजर बनाया है। तो वो उनके अंदर माइक्रोब्स हैं, वो ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि अगर हम उन पे छिड़काव कर देते हैं अवशेष पे, तो उनको शीघ्र डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो ऐसे डिकम्पोजर जो है किसान भाई
IRI से भी ले सकते हैं या नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद से मंगा सकते हैं। और उसको जो है उसका एक प्रक्रिया होती है कि आपने जैसे डिकम्पोज़र मंगाया तो उसमें आप जैसे 25 लीटर पानी लिया, उसके अंदर वो डिकम्पोज़र डाला, है ना, 3 से 4 पैकेट डलते हैं IRI से जो मंगाते हैं। फिर उसमें करीब 1 से 2 किलो गुड़ डालते हैं। गुड़ जो है वो क्या करता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए भोजन का काम करता है। माइक्रोब्स और तेज़ी से बढ़ जाते हैं, तो काफ़ी मात्रा में माइक्रोब्स हो जाते हैं। उसमें अगर 200 लीटर पानी में मिला के और अवशेष के ऊपर छिड़क देते हैं और इसके बाद जो है वो रोटावेटर से मिक्सअप कर देंगे तो वो अवशेष जो है जल्दी विघटित होंगे। तो साथियों, डॉक्टर साहब द्वारा कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। तो साथियों, हर चीज़ का एक वक्त होता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हमारे साथ हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SC गुप्ता जी। आप वैज्ञानिक हैं मृदा विज्ञान से और RK कृषि महाविद्यालय सीहोर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे सफल कृषक हैं कपिल परमार जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा विषय है मृदा स्वास्थ्य एवं टिकाऊ खेती विषय पर आधारित। तो डॉक्टर साहब, हमारा अगला प्रश्न आपसे है कि हमारा किसान भाई मृदा की जांच कैसे कराए, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक योजना भी संचालित की जा रही है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो किस तरीके से वो मिट्टी के नमूने लें और कहाँ जांच कराएं और किसको ज़मीन पर इसे कैसे लागू करें, इस बारे में हमारे किसान भाइयों को कुछ बताइए। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या है आपको, जैसे किसान भाई भी अब थोड़ा समझने लगे हैं, कोई भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो है वैसे तो 17 तरह के पोषक तत्व अनिवार्य बताए गए। उसमें से यदि कोई भी तत्व चाहे वो कम मात्रा में लगने वाला हो चाहे ज़्यादा मात्रा में, यदि वो जो है आवश्यकता से कम मात्रा में मिट्टी में अगर उपलब्ध रहेगा तो उसके कारण फसल उत्पादन विपरीत रूप से प्रभावित होगा। हम क्या है, अगर सिर्फ इस जो पुरानी परंपरागत खेती है उसमें उसके हिसाब से सिर्फ नाइट्रोजन, स्फूर या पोटास, है ना, सिर्फ इन्हीं का अगर उपयोग करते रहेंगे तो जो बैंक बैलेंस है सूक्ष्म पोषक तत्वों का या अन्य पोषक तत्व जो कि उतने ही अनिवार्य हैं, वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये हमको कैसे पता पड़े कि भाई वास्तव में किस पोषक तत्व की कमी हो चली है और हमको किस पोषक तत्व पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसके लिए ज़रूरी किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं। एक तो उर्वरता जानने के लिए, दूसरा उसमें जो है जीवांश की मात्रा कितनी है वो जानने के लिए, तीसरा मृदा में किसी तरह का विकार तो नहीं है, कोई लवण तो नहीं है या अम्लीता तो नहीं है, ये सब जानने के लिए किसान भाइयों को अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराना जरूरी है। हम डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहते हैं कि नमूने किस तरीके से लिए जाते हैं और इसकी जांच कहाँ कराएं? इसमें मिट्टी परीक्षण में सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है कि आपने नमूना सही तरीके से लिया, क्योंकि सामान्यतः किसान भाई ये सोचते हैं कि सिर्फ हमको अगर मिट्टी परीक्षण कराना है तो कहीं से भी हम मिट्टी का खेत में से नमूना भर लें और उसको ले जाके दे दें, जांच करा लें। लेकिन उस तरह से नमूना लेने से परिणाम जो आते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और पूरी तरह से जो अप्लाई होना चाहिए पूरे खेत पे जो लागू होना चाहिए वो नहीं होते, क्योंकि मृदा जो होती है एक विषमांग मिश्रण होती है। उसमें सब जगह एक जैसी स्तर नहीं होता पोषक तत्व का। तो हमको क्या है कि अगर जो नमूना लेना है तो 1 हेक्टेयर खेत में कम से कम 15-20 स्थान
है ना। एक तो यूनिफॉर्म पहले खेत देखें कि जहाँ एक जैसी बढ़वार होती है उस हिसाब से अपने जितनी खेती है उसको बांट लें, जी है ना। उसको बांटने के बाद 1 हेक्टेयर खेत में 10 से 15 स्थानों से नमूना लेना चाहिए। हम खूंटी गाड़ दें जिग-जैग तरीके से चल के, और ऐसा इस ढंग से खूंटी गाड़ते हैं कि 1 हेक्टेयर में सभी जगह की मिट्टी आ जाए, जी है ना। स्पॉट ऐसे आए कि सभी जगह उस स्पॉट पे जाके वहाँ से पहले कचरा हटाएं, अगर कंकड़ पत्थर वो है तो वो हटाएं। इसके बाद हम जो है गहती अगर किसान के पास रहती है, खुद जी, रहती जी। है, तो गहती से खुदाई करें। वी आकार का गड्ढा होता है, अंग्रेजी का वी आकार का गड्ढा। पहले आप इधर से खड़े होके खोदें, फिर उस तरफ से खोदें, तो अपने आप जो है इस तरह का गड्ढा बन जाए। जी जी फिर आप उस गड्ढे में 1.5 सेंटीमीटर की लेयर खुरपी से ऊपर से नीचे की तरफ छीलें, और जो मिट्टी दोनों तरफ से गड्ढे के अंदर गिरे उसको बाल्टी में ले लें। जी ऐसा 10-15 स्थानों से करेंगे तो आपके पास आधी बाल्टी से भी ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी, जी। फिर उस मिट्टी को एक कपड़े पे डालें, उसमें से कंकड़ पत्थर जो भी रह गए हैं, कचरा रह गया, उसको अलग करें। फिर गोल कर दें, और गोल करने के बाद उसमें धन का चिन्ह जो हॉस्पिटल पे होता है, प्लस का, हाँ प्लस का चिन्ह लगाएं, और अगल बगल के 2 पार्ट जो है वो फेंक दें। फिर जो बचा है उसको फिर से मिलाएं, फिर गोल करें, और फिर 4 भाग करें। 4 में से फिर 2 भाग फेंक दें। ऐसा जब तक करें कि आधा किलो मिट्टी बचे। ये आधा किलो मिट्टी आपको थैली में रखना है, उसमें सारी डिटेल लिखना है, कृषक का नाम, खसरा नंबर, आपका क्या फसल ली थी, आगे क्या फसल लेना है, खेत का पहचान क्या है, और अगर जीपीएस हो आपके पास कहाँ से लिया था उसके लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी यदि लिख सकें। ये लिख के आप मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हर जिले में, अब तो ब्लॉक स्तर पे भी हो गई, तो वहाँ पर भेज सकते हैं। आपसे नहीं हो रहा है तो आप वहाँ के ग्राम सेवक जो हैं, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जो हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो आपकी मदद करके और आपको नमूना दिलवा के और खेत मतलब प्रयोगशाला में भेज देंगे, जहाँ से आपको 12 पैरामीटर्स की जांच होगी, और उसका एक कार्ड बन के जिसको बोलते हैं मृदा स्वास्थ्य पत्रक, सॉइल हेल्थ कार्ड, है ना। ये 2015 से, वैसे तो पहले से चलती आ रही है इसकी, लेकिन 2015 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, जिसके अंदर किसान भाइयों को ये मृदा के नमूनों का टेस्टिंग करके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लगभग 25 करोड़ से भी ऊपर अभी तक कार्ड बांटे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी ये बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दिए जा रहे हैं, जिससे वो उसके आधार पर उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, डॉक्टर साहब द्वारा कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड केवल बनवा के रख लेने मात्र से हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। हमें इसको अध्ययन करना है, और जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं या इसके जानकार लोग हैं उनसे सलाह लेकर काम करना है, तब जाके हम लगातार हमारी मृदा का स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। तो साथियों, हमारे साथ सफल कृषक कपिल जी भी है, और हमने चर्चा में जाना कि ये एक FPO में भी जुड़े हुए हैं। तो ये किस तरीके से किसान भाइयों को जागरूक करते हैं उनकी मृदा स्वास्थ्य को लेकर, तो आइए जानते हैं। जी सर, हम FPO के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और हम FPO के माध्यम से वैज्ञानिक कनौजिया साहब के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि मृदा कार्ड का नमूना लेकर हमने मृदा कार्ड जो बनवाया उसके अनुसार ही हमने उर्वरक का चयन किया। तो हमने हमारे हमारी खेती में हमने जो कार्ड का उपयोग करा और हमें जो फ़ायदे मिले, वही फ़ायदे हम किसानों को भी बताते हैं कि इसके माध्यम से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा कपिल जी, इसमें एक चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे कि जैसे आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया और आपने जो कमी थी पोषक तत्वों की, तो उनको बारीकी से क्षेत्र वाइज चिन्हित किया क्या? आपने देखा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो अनुशंसा की गई थी, जो आपको बताया गया था कि ऐसा करना है, तो क्या उससे फसल उत्पादन बढ़ा? इस बारे में कुछ बताइए। जी सर, ज़रूर हमारा उत्पादन बढ़ा, और हमने जो हमारे कार्ड के माध्यम से जो उर्वरकों का चयन करने का जो दिया गया था उसकी मात्रा को हमने बढ़ाया। तो हम समझ पा रहे हैं कि वास्तविक हमारी ज़मीन में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और वो हम ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत अच्छा है कि हम हमारी मिट्टी का परीक्षण करवाएं और उसकी जांच करवा के हम हमारे खेतों में जो कमियां हैं उसका प्रयोग करें और बेहतर से बेहतर उत्पादन ले सकें। और ये हमें देखने को हमारे खेतों में मिला है और बेहतर उत्पादन हुआ इससे।
तो बिल्कुल कपिल जी, आपने आपका व्यवहारिक चीज़ें बताई जो किसान भाई करते हैं, किस तरीके से आप मृदा का स्वास्थ्य ध्यान रखते हैं और टिकाऊ खेती बनी रहे। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न हमारा आपसे है कि प्राकृतिक खेती के लिए पशुपालन कितना आवश्यक है और खेती में लगने वाली लागत को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, इस बारे में हमारे किसान भाइयों को कुछ बताइए। देखिए, पशुपालन तो यदि कोई कृषक है जी तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसमें निश्चित रूप से उसके एक तो एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हमेशा रहता है जी उसको जो है लगातार साल भर इनकम मिलती है। दूसरी बात ये है कि जब पशु अपने घर में रहता है तो हम जो है उसके गोबर का खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। और प्राकृतिक खेती की जैसे आपने बात की, तो जीवामृत, बीजामृत है ना, इनका हम उपयोग कर सकते हैं बनाकर। किसान भाई अपने यहाँ कई ऐसे प्राकृतिक जो घटक हैं उनको बनाकर खेती में उपयोग कर सकता है और जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकता है। साथ ही जो मैं बता रहा था कि सूक्ष्म पोषक तत्व भी उतने अनिवार्य हैं हर फसल के लिए जितना कि मुख्य। तो सूक्ष्म पोषक तत्व भी इन जीवांश के द्वारा चले जाएंगे, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि जैसे जिंक, लोहा, मॉलिब्डेनम, इनके भी डालने से फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है। तो हम अगर वो केमिकल में नहीं डाल पा रहे हैं तो कम से कम जैविक के रूप से कंपोस्ट खाद हैं, नाडेप कंपोस्ट, इंदौर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की हरी खाद, इनका उपयोग करें। प्राकृतिक जो आपने बताया बीजामृत, जीवामृत, इनका उपयोग मतलब उर्वरक के न्यायोचित उपयोग के साथ रसायनों का न्यायोचित उपयोग करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने प्राकृतिक खेती के बारे में और खेती में किस प्रकार से लागत को कम किया जाए इस बारे में हमारे किसान भाइयों को बताया। निश्चित ही कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान भाई जागरूक होंगे और अपनी फसलों में बेहतर नवाचार करेंगे। आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कृषि में होने वाली नई नई खबरों को जानना बहुत आवश्यक है जिससे हमारा किसान भाई खेती में नवाचार को अपना सके। तो साथियों, वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। महिलाओं के बिना खेती अधूरी, दक्षिण पश्चिम मानसून की हुई वापसी। भावांतर योजना से सोयाबीन का होगा भुगतान। दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़। प्राकृतिक खेती एवं कृषक प्रशिक्षण आयोजित। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। महिला किसान दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला किसानों के बिना खेती को अधूरा बताया। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्होंने खेती, पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन सेक्टर में महिला किसानों की भूमिका और उनके योगदान को सम्मानपूर्वक रेखांकित किया। श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के बिना खेती अधूरी है और केंद्र सरकार स्वयं सहायता समूहों और इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के बिना खेती अधूरी है क्योंकि भारतीय कृषि की जड़ें गांवों में हैं और वहां महिलाओं का परिश्रम हर खेत, हर फसल में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री चौहान ने बताया कि बीज बोने, रोपाई, कटाई, फसल प्रबंधन और सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका भारतीय खेती की रीढ़ है। महिला किसान सिर्फ खेतों में काम नहीं करती, बल्कि वे परिवार और गांव की अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। रिमझिम फुहारों से देश के पूरे हिस्से को भिगोने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून 15 अक्टूबर की सामान्य तिथि के एक दिन बाद 16 अक्टूबर को पूरे देश से वापस चला गया। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि इसी समय पूर्वोत्तर मानसून तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल माहे में दस्तक दे चुका है। इस वर्ष मानसून 25 मई को केरल पहुंचा था, जो 2009 के बाद से भारतीय मुख्य भूमि पर इसका सबसे जल्दी आगमन था। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण इस साल देश भर में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में औसत बारिश से 21% अधिक बरसात हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में विगत दिनों हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ वर्ष 2025 में सोयाबीन के किसानों को लाभान्वित किए जाने का फैसला लिया गया। भारत सरकार की प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम लागू की गई है,
जो प्रदेश में भावांतर योजना कहलाएगी। प्रदेश में सोयाबीन भावांतर योजना अंतर्गत 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन का विक्रय राज्य की अधिसूचित मंडियों में किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य से विक्रय दर मॉडल रेट अंतर की राशि पंजीकृत कृषकों के पोर्टल पर दर्ज बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दुग्ध उत्पादकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि हो रही है। श्री वर्मा ने सीहोर जिले के ग्राम टिटोरा में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित टिटोरा के बोनस वितरण समारोह में यह बात कही। उन्होंने समिति के सदस्यों को बोनस का वितरण और अधिक दुग्ध संकलन करने वाले प्रदायकों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और समिति के सदस्य उपस्थित थे। कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल एवं किसान कल्याण कृषि विकास विभाग शहडोल के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम गिरिवा ब्लॉक बुढ़ार में प्राकृतिक खेती जागरूकता अभियान एवं कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रजापति ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए बीजामृत, जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र, दशपर्णी की तैयारी और अनुप्रयोग के बारे में विस्तार से बताया। कृषि में मृदा परीक्षण या भूमि की जांच एक मृदा के किसी नमूने की रासायनिक जांच है, जिससे भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। तो किसान भाइयों, फिलहाल खबरें खेती की में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और तो साथियों, कृषि दर्शन के आज इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हम कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।